चलें, तो जिस टॉपिक पर अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, आज फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा सुना होगा, लेकिन ग्रेविटेशन होता क्या अपन उसको डिटेल में समझें। तो जब आप किसी प्लेनेट की बात करते हैं तो वह ग्रेविटी होता है। उस पर्टिकुलर प्लेनेट का क्या होता है? ग्रेविटी होता है, जो कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या किसी और प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अर्थ, मून, सन या कोई और प्लेनेट आप ले लो, तो उन सबकी क्या होती है? उन सभी की एक ग्रेविटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ध्यान समझना, लिखने की कोई जल्दी नहीं है। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो यहां पर फैन थोड़ा तेज कर दो। तो यहां पर अगर हम बात करें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने बोला फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला और मैंने बोला सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला। ये दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r। ठीक है, यहां पर पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? m1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? m2। इन दोनों में कोई प्लेनेट है ही नहीं, कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है, एक का मास m1, एक का मास। तो यहां पर एक लाइन जो मैं ड्रॉ करता हूं, इस लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज के ऊपर एक फोर्स इधर से लगेगा, फोर्स ऑन 2/1, और एक इधर लगेगा, फोर्स ऑन 1/। ये दोनों ही फोर्स कैसे हैं? ये दोनों ही फोर्स बॉडीज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन से फोर्स हैं? कौन से फोर्स हैं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब तक ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है तब तक आपको कभी भी छुट्टी करना ही नहीं चाहिए, तब तक छुट्टी मत करना। तो ग्रेविटेशन बिगड़ा तो मोशन ऑफ सैटेलाइट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन ध्यान समझें। फिर चंद्रयान 3 कैसे गया, क्या होता है ऑर्बिट, सब जो पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक को लेकर के चलो तो टॉपिक स्ट्रांग बनेगा। एग्री करते हो? तो यहां पर आप बात को ध्यान समझे कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ जाऊं। अब अगर ऐसा है तो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स 2/1, फोर्स 1/2, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल, और लाइन ऑफ एक्शन पे ही है। तो यहां पर ये किसके इक्वल होगा? ये F के इक्वल होगा। और जो F होता है वो F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू, और F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इनको मैं कंबाइन करके लिख दूं, कैसा लिख दूं? कंबाइन करके लिख दूं तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? अगर ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दे, इक्वल टू का साइन लगा दे, तो यहां पर आ जाएगा एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। और यहां पर आ गया m1 m2 अपॉन। क्या मेरी बात सभी समझ में आ रही है? m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी, r डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर कोई बॉडी कहीं पर भी रखी हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू किससे डिफाइन की जाएगी? g से डिफाइन की जाएगी। किससे? अब यहां तक सबको क्लियर है? यहां पर g किसके इक्वल होता है? g कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है? याद रखना है। ये किसकी वैल्यू होती है? इट इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आगे बढ़ जाऊं। अब इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में अपन देखते हैं तो यहां पर इफ m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू 1 kg और r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। m1 भी 1 किलो, m2 भी 1 किलो और r की वैल्यू भी कितनी हो गई 1 मीटर। तो f की वैल्यू किसके इक्वल हो गई g 1 1 1 का किसके इक्वल हो गई, और g की वैल्यू कितनी है, सही है। तो f की वैल्यू कितनी हो गई, और फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो अगर दो बॉडीज 1 kg की 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर सभी को। फटाफट यहाँ तक नोट डाउन करिए। जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो भी इस फिगर को बनाओ और सिस्टमेटिक तरीके से नोट डाउन करें। ये नोट्स ही आपकी एसेट है। जितने सिस्टमेटिक नोट्स बनेंगे उतना सिस्टमेटिक आपका कंटेंट रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा। जेईई मेंस, एडवांस और नीट फिजिक्स तक को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा फिजिक्स MP09 पर। और किसी को सिस्टमेटिक सॉल्यूशन चाहिए, उसका पूरे वीडियोस चाहिए सिस्टमेटिक, तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और वहां जाकर के आप स्टोर में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। और समझ में आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। बेल आइकन क्लिक करने से मेरा और आपका कनेक्शन बना रहेगा और नए नए वीडियोस जो मैं डालूंगा 11th के फिजिक्स को लेकर के या 12th फिजिक्स को लेकर के, 9th फिजिक्स, 10th फिजिक्स के लिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा जल्दी नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई। अब अपन इससे आगे की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस वर्ड से सभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो क्या होता है। तो अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कोई भी प्लेनेट है तो उस प्लेनेट की कुछ ना कुछ ग्रेविटी तो होती है ना, जिससे ये क्या है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक फोर्स जनरेट करता है और वो फोर्स कितना है m इंटू जी। तो अगर अपन बात करें कि कोई एक प्लेनेट है वो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो क्या रेट से वो फोर्स लगेगा, अपन अगर उसको देखें तो यहां पर एक बॉडी है, उसका मास क्या है m, और यहां पर एक बॉडी है, उसका मास क्या है स्मॉल m, और इस बॉडी के ऊपर इसके फोर्स कहां से लगता है, हमेशा सेंटर से। तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है सेंटर से, उसकी वैल्यू कितनी है F ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो आपने बोला कि F की फॉर्मूला क्या बन गया mg, बट न्यूटन लॉ भी तो काम करेगा। कौन सा लॉ, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेवी, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू क्या होता है gm अपॉन r का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर और F इज इक्वल टू क्या हो गया mg। तो अगर अपन बोले कि दोनों वैल्यू इक्वल है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं gm और अपॉन में r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू। तो यहां पर आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, g इक्वल टू g m बाय। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ये कुछ बच्चों ने पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा, सभी ने होगा ध्यान, लेकिन शायद किसी को हो कि F और यहाँ पर एक इन दोनों के रिलेशन से आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। और आगे बढ़े, एस पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए बाहर, एस m बाय आर स्क्वायर किसकी वैल्यू इंक्रीजेस, m बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे g ऑल्सो इंक्रीजेस।
जैसे जैसे m बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती आएगी वैसे वैसे g की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो जैसे जैसे m बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे m बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे g की वैल्यू भी क्या होती जाएगी। तो ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, मास और रेडियस के इस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब इससे भी हम आगे बढ़ते हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू, सबको क्लियर है, एस मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अर्थ किस शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। तो अगर यहां पर अपन बात करें कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है, ये अर्थ स्फेरिकल शेप की बॉडी है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसकी वैल्यू आ गई, और यहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर हम इस रिलेशन पे आगे बात करते हैं तो g इज इक्वल्स टू जी अपॉन आर स्क्वेयर, और m की वैल्यू क्या रख दिया मैंने, रो इंटू 4/3 पाई आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वेयर से ये गया और कुछ नहीं। तो g का फॉर्मूला क्या बना, g का फॉर्मूला यहां पर हम डिराइव कर रहे हैं 4/3 पाई रो जी आर। तो एक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, और एक और ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने ये कब अप्लाई होगा, जब डेंसिटी पिक्चर में हीरो बन के आ जाएगी। अगर डेंसिटी पिक्चर में हीरो बन के नहीं आई है तो ये फॉर्मूला अप्लाई आप कर पाओगे, आपको समझ में आ रही बात। इसमें डेंसिटी किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेंसिटी किसकी है, प्लेनेट की। स्फीयर की डेंसिटी मैथ पढ़ रहे हैं, ये किसकी डेंसिटी है, प्लेनेट की। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि डेंसिटी, जो आपने ऊपर रिलेशन देखा था m बाय आर स्क्वायर, और एक और रिलेशन क्या दिख रहा है, g इंक्रीजेस व्हेन डेंसिटी और r रेडियस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो एक लाइन है मेरे नोट्स में, द वैल्यू ऑफ m बाय आर स्क्वायर और रो आर, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m बाय आर स्क्वायर और, ठीक है, m बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी या फिर रो आर की वैल्यू बढ़ेगी, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g फॉर द प्लेनेट। g की वैल्यू भी प्लेनेट के लिए क्या होती जाएगी, g की वैल्यू भी प्लेनेट के लिए क्या होती जाएगी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। फटाफट से ये पूरा नोट डाउन करिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका हेडिंग है। इसमें एक और पॉइंट आ रहा है, g डिपेंड्स ऑन, टॉपिक काम का है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका भी। g डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ प्लेनेट, हाइट अबाउ द, अब मैं ग्रेविटी की बात करेंगे अर्थ के लिए तो शेप ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे शेप ऑफ अर्थ और हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। और एक और इसके अंदर आएगा डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस, 1 2 3। एक और पॉइंट आएगा इसके अंदर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो मैंने अर्थ लिया है नॉर्मली वो प्लेनेट आ जाएगा। तो ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट की अगर बात करें, थोड़ा सा और ब्रॉड करें इस फील्ड को, तो ग्रेविटी किसी प्लेनेट की अगर बात करें तो पहली वो डिपेंड करेगी शेप ऑफ द प्लेनेट, दूसरा हाइट अबाउट द प्लेनेट, तीसरा डेप्थ इन द प्लेनेट, गड्ढा खोदे कितना नीचे आ रहा है, और आखिरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ 22.5 डिग्री एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो बताओ कि बात शायद यहाँ तक मैं करेक्ट हूँ अगर तो ये जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है इसके कारण उसके एटमॉस्फेयर डिपेंड करते हैं, ग्रेविटी भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये 4 पॉइंट जी को अफेक्ट करते हैं। तो इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको नोट डाउन करके अपने खुद के नोट्स का एक सेट तैयार कर ले, और कम से कम 2 से 3 कलर के पेन यूज करें, ब्लैक, ब्लू और रेड, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा जल्दी करें फिर आगे बढ़ेंगे।
तो इसके अंदर अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तुम आज सुबह आए थे फिर आधे रास्ते अपने घर चले गए आए कहाँ तुम? चलिए शुरू करें। अर्थ किस शेप की है? सभी ने प्रॉब्लम पढ़ा होगा। अगर हम बात करें अर्थ का तो वो शेप कैसा है? इलिप्टिकल। ठीक है, वी कंसीडर इट टू बी स्फीयर फॉर जनरल कैलकुलेशन, बट अर्थ का शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप है। अब अगर इलिप्टिकल शेप है तो मैं इसका एक सेंटर पॉइंट लोकेट करता हूं और उस सेंटर पॉइंट से मैं यहां तक की डिस्टेंस लेता हूं ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? इक्वेटर। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। अब यहां पर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? आरपी। और डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? आर। ये डिस्टेंस है। आप मुझे बताइए कि आर ई बड़ा है या आर पी बड़ा है? सबको देख के समझ में आ रहा है? मतलब डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ज्यादा है और डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कम है। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ assumed to be lies at its center। हमें मानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी कहां पर एग्जिस्ट करती है? उसके। तो पिक्चर की शुरुआत सेंटर से होगी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो आपका फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर जी एम तो मास ऑफ अर्थ है और अपॉन, और ग्रेविटी ऑफ पोल क्या होगा? तो ग्रेविटी और आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या ऐसा बोलते हैं कि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है, बाकी कांस्टेंट है। सो एज आर इंक्रीजेस जी उल्टा चलेगा ना? सबको क्लियर हो रहा है? अब एज आर इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ इक्वेटर, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट, क्योंकि रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आई? क्लियर? तो इसका मतलब कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर होना चाहिए कि जिसके कारण अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो सैटेलाइट को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाना पड़ेगा उसके मोशन के लिए। तो पॉइंट कहां पर होना चाहिए? इक्वेटर पर। सेंटर में, जमीन खोद के सेंटर में करें। ठीक है, कहां पर लाई करना चाहिए? इक्वेटर। इक्वेटर के जितना नजदीक होगा वो पॉइंट उतना ग्रेविटी वहां पर कमजोर होती जाएगी और एज कंपेयर टू पोल, और उतना ज्यादा वहां पर फोर्स कम होगा ग्रेविटी का और रॉकेट आसानी से लॉन्च हो जाएगा। बात समझ में आ रही? सभी को 100% क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? तो ग्रेविटी का रिलेशन समझ में आया एज पर द शेप ऑफ द बॉडी। सबको क्लियर है? अब यहाँ पर एक रिलेशन है कि कितनी ज़्यादा, ये एक बात है, कॉम्पिटिटिव की एक अच्छी किताब मुझे लिखा हुआ मिला था कि पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी इक्वेटर से, तो कितनी ज़्यादा होगी? तो इट्स 0.18 ये रिलेशन है इसका। तो ये एक बहुत काम का रिलेशन है जो हमको आना चाहिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें हाइट और डेप्थ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा हाइट और डेप्थ के बारे में। आज का लेक्चर मैं यहीं पर भी पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो आई थिंक समझ में आया होगा। ग्रेविटेशन के बारे में और अपनी जो भी बुक्स, जो रेफरेंस बुक आपके पास हो, जिस बुक से आप पढ़ सकते हो उस बुक रेफरेंस को यूज करके आप पढ़ो। और ग्रेविटेशन जब आप आपकी रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपको मेरे वीडियो तो और अच्छे समझ में आएंगे, उनको नोट डाउन करें। हर बच्चे की एक आदत होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या किसी और स्ट्रीम को बिलोंग करता हो, उसकी एक अच्छी आदत यह होना चाहिए कि उसको खुद के नोट्स बना के पढ़ने की आदत होना चाहिए। उसको समझ में आने का जो रेट है वो कम से कम 20% बढ़ जाता है। मतलब 20% में ज़्यादा समझ सकता है टॉपिक को, सब्जेक्ट को, कंटेंट को।
तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं वो खुद के नोट्स बना के पढ़े, या जिस भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करो तो इंस्टीट्यूट के नोट्स में से खुद के नोट्स फ्रेम करें। यहाँ पर मैंने इसकी बात करी, अब मैं कल हाइट डेप्थ और इसके ऊपर आगे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, समझ में आ रहा हो तो। अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।